जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम अपने इतिहास का जो दूसरा पार्ट चल रहा है उसका एक जो अगला टॉपिक अपन ने लिया था पिछले वीडियो के अंदर, हर्षकालीन भारत। हर्षकालीन भारत के बाद आज हम लेंगे उसी हर्ष का दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए पीडीएफ जो हमने आपको भेजी थी उसमें सारा कुछ दे दिया है। ये सिर्फ उसका पार्ट है, आपको समझना है। हर्षकालीन शासन व्यवस्था आज हम पॉइंट लेंगे। तो हर्षकालीन शासन व्यवस्था में सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखो, जैसे एक है सभाएं। सभाएं, हर्ष के समय की दो सभाएं आपको याद रखनी है। दो सभा, कौन कौन सी सभा है वो मैं आपको बताऊंगा। दो सभाओं में सबसे पहली सभा आती है कन्नौज की सभा। कन्नौज की सभा और दूसरी सभा आती है प्रयाग की सभा। कन्नौज की सभा जो है वो 23 दिनों तक चली थी। इस 23 दिनों के अंदर धर्म का प्रचार हुआ था, विशेष तौर से बौद्ध धर्म का। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ह्वेनत्सांग या ह्वेनसांग, जिसको नीति का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, ऐसा नाम अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कन्नौज की सभा 23 दिन चली थी। इसमें 1000 से लगभग 2000 तक बौद्ध भिक्षु, 2-3 हजार के लगभग, मतलब समान संख्या इन दोनों की, आप 3-3 हजार मान सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 के बीच में ये लोग आए थे। तो 3000 बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण और 1000 नालंदा के विद्वान आचार्य और शिष्य जो विद्वत लोग थे वो इस सभा में शामिल हुए थे। इसमें ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म पे व्याख्यान दिया था। तो ये सभा इंपॉर्टेंट है इसके जीवन की। तो अपन पहली सभा अपन लेंगे इसके अंदर कन्नौज। कन्नौज आपको मालूम है हर्ष की दूसरी राजधानी। पहली राजधानी थानेश्वर बनाई गई थी, ठीक है। तो हर्ष की प्रथम राजधानी आपको पहले भी बताया गया था, थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर है? थानेश्वर आज के अंबाला जिले में है। अंबाला जिला हरियाणा में है, तो अंबाला जिले में। और हर्ष की दूसरी राजधानी थानेश्वर से ये लेके गया था कन्नौज। कन्नौज में इसकी बहन, जिसका विवाह हुआ था मौखरी नरेश के साथ, उसकी हत्या हो गई थी। फिर बहन आत्महत्या करने जाती है, चिता में बैठने लगती है। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के द्वारा इसकी खोज कर ली जाती है और कन्नौज को राजधानी बना दिया जाता है। बहन को ये वापस लेके आ जाता है। तो कन्नौज की सभा ये 23 दिन चली थी। 23 दिन चली थी। इसमें 3000 बौद्ध भिक्षु आए थे। बौद्ध भिक्षु यहां पर उपस्थित हुए थे। 3000 के ब्राह्मण यहां पर आए थे, बौद्ध ब्राह्मण लोग थे। और 1000 लगभग नालंदा के विद्वान थे। नालंदा के विद्वान, बस इतना आपको याद रखना है। और ये जो सभा थी ये धर्म सहिष्णु मानी जाती है। धर्म सहिष्णु सभा है, मतलब सभी धर्मों का यहाँ पर आदर था। लेकिन मूल रूप से जो व्याख्यान हुआ था वो व्याख्यान था महायान धर्म का। महायान धर्म का। और इस महायान धर्म का पंडित कौन था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये इसका पंडित था। बस इतना आपको याद रखना है। दूसरी सभा जो अपन इसकी पढ़ेंगे वो है प्रयाग। प्रयाग सभा। प्रयाग सभा ये चली थी 75 दिन, ठीक है। 75 दिन चली थी और ये रेत पर होने वाली सभा है। प्रयाग संगम के लिए प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां संगम होता है वहां कुंभ का मेला भी बढ़ता है। ये आपको याद रखना चाहिए। सांस्कृतिक बहुत महत्व है प्रयाग का। अभी इसको इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वापस इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो 75 दिन सभा चली थी, रेत पे सभा हुई थी। ये सभा हर 5वें वर्ष बाद में, यानी 5वें वर्ष में ही हर्ष करता था। 5 वर्ष में जितना भी राजकोष में ये धन संचय करता था, विजय के द्वारा या राजस्व के द्वारा, टैक्स और करों के द्वारा, वो सारा दान कर देता था। अपने शरीर के वस्त्र तक दान कर देता था। और इसके साथ अंत में ये मात्र अपनी बहन से ही वस्त्र, 2 जोड़ी वस्त्र लेकर के धारण करता था। और हर 5वें वर्ष बाद वापस उन्हें 5 वर्ष बाद दान कर देता था।
सब कुछ दान करने के बाद ये मात्र जरूरत की चीजें और वो भी मुख्य चीजें रखता था, जैसे सैनिकों के अस्त्र शस्त्र जो युद्ध में काम आते थे, बाकी सारी चीजें दान कर देता था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो 75 दिन चली थी। इस सभा के अंदर ये रेत में सभा हुई थी, याद रखनी है आपको, रेत पर। रेत पर सभा हुई थी और संगम स्थान है ये। संगम स्थल किस किस का है? गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों का संगम है। नदियों का विशेष याद रखना है, ये गंगा, यमुना, सरस्वती। आप कहोगे सर सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन धार्मिक मान्यता है कि हिमालय से भूगर्भ के रास्ते ये बिल्कुल दूध की तरह गंगा यमुना के पानी में मिलती है। तो गंगा यमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती का दूधिया पानी, बिल्कुल दूध की सफेद पानी भी पाया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि प्रथम दिन 100 फीट ऊंचे, ये इतिहास में बताया जाता है कि 100 फीट ऊंचे बौद्ध स्तंभ, एक स्तंभ बनाया गया था, ऊंचे बौद्ध स्तंभ का निर्माण किया गया था। स्तंभ को लगाया गया, यानी स्तंभ पर लगाया। ये 100 फीट ऊंचा जो बौद्ध का स्तंभ है, 100 फीट का है ये। इस 100 फीट ऊंचे बौद्ध स्तंभ पर ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी। इतना ऊंचा ये था पहले दिन। इसके बाद में इसमें क्या किया गया था? दान दक्षिणा दी गई थी। सोने की मूर्ति बनाई गई थी, सोने की बुद्ध प्रतिमा बनाई। सोने की बुद्ध प्रतिमा बनाई। तीसरे दिन इन्होंने क्या किया? तीसरे दिन इन्होंने सूर्य की पूजा की, सूर्य पूजा। चौथे दिन शिव पूजा। चौथे दिन शिव पूजा। पांचवें दिन बौद्ध दान, जो बौद्ध ब्राह्मण आए थे, बौद्ध भिक्षु, उनको दान दिया गया था। छठे दिन भिक्षुओं को दान दिया गया था, भिक्षु दान। और सातवें दिन इन्होंने दिव्यांग, गरीब, इनको दान दिया था। तो इस प्रकार से ये सभा चली थी और अंत में सभी कुछ इसने दान कर दिया था। और बहन राज्यश्री जो थी इसकी, राज्यश्री से 2 जोड़ी कपड़े मांग कर पहने, ये ध्यान रखना। और क्या छोड़ा इसमें? सैन्य उपकरण, सैन्य उपकरण रखे, बस। बाकी सभी कुछ इसने दान कर दिया था, ये दान नहीं किया था इसने। ठीक है, तो ये 2 सभाएं आपको विशेष तौर से याद रखनी है। अब हम इसके लेते हैं शासन। देखो शासन के अंदर इसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा राजा। सबसे मुख्य कौन होता है? राजा। और राजा के मैंने आपको बताया था कि राजा निरंकुश गणतंत्रवादी था, निरंकुश लेकिन गणतंत्रवादी। अब निरंकुश और गणतंत्रवादी कैसे था, यह भी सिद्ध करते हैं। निरंकुश तो था, निरंकुश कहते हैं कि किसी सत्ता के ऊपर कोई सत्ता नहीं हो, राजा को आदेश देने वाला कोई नहीं था, तो इसको बोलते हैं निरंकुश। लेकिन गणतंत्रवादी, जो जनता के द्वारा चुना जाए अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी हो, जैसे अपना भारत में भी गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन दूसरा लेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्री परिषद। अब मंत्रिपरिषद क्या है? देखो मंत्रिपरिषद में आपको याद रखना है, सबसे मुख्य जो था, मुख्य या प्रधान, वो कौन था? भंडी। भंडी कौन था? भंडी के बारे में याद रखना, ये हर्ष का मामा था, हर्ष का मामा। बचपन में भंडी ने ही हर्ष वर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री और जो इसके 2 मित्र थे, ठीक है, कौन? मालवा के कुमारगुप्त और दूसरा जो इसका साथी था माधवगुप्त, उसको भंडी ने ही शिक्षा दीक्षा दी थी अस्त्र शस्त्रों की, हर तरीके से। अब यहां पर आता है
3 नंबर सचिवालय। सचिवालय का जो प्रधान व्यक्ति है, एक मधुबन शिलालेख है, ताम्रपत्र है, मधुबन ताम्रपत्र में लिखा है कि इस सचिवालय का जो प्रधान है वो था भानु नाम का व्यक्ति इसका प्रधान था। इसके अलावा और भी कई ऐसे व्यक्ति थे, जैसे स्कंदगुप्त नाम का व्यक्ति था, वो महासामंत था। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति था एक सेनापति का नाम माना जाता है सिंहानंद, ये इसका सेनापति था। इस प्रकार से ये चीजें आपको याद रखनी है। और सामान्य जो सैनिक हुआ करते थे, सामान्य सेना को कहा जाता था चाट और भाट, ये सामान्य सैनिकों को कहा जाता था। ये इतना आप याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत है। अब चौथे नंबर पर अपन लेते हैं दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था में मूल था कि राज्य बहिष्कृत कर दिया जाता था, राज्य बहिष्कृत यानी राज्य से निकाल करके जंगलों में भेज दिया जाता था। किसी प्रकार का शारीरिक अंग भंग करने का यह मृत्युदंड नहीं था। और दंड देने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? राजा, महादंडाधिकारी था। राजा महादंडाधिकारी होता था। अब अपन लेते हैं इसके कर। देखो, कर 3 प्रकार के थे। पहला कर इसके अंदर और दूसरा और तीसरा कर है। तो पहला कर अपन, दूसरा और तीसरा भाग। दूसरा होता था धार्मिक कर, और इसको व्यापारिक कर, जिसको हिरण्य बोलते थे। और तीसरा कर इसके अंदर माना जाता है बलि यानी दान या त्याग कर देना। तो भाग किसानों पर लागू होता था, किसानों की भूमि पर, किसानों से 1 बटा 6 भाग लिया जाता था। यह भूमि कर था। भाग क्या था? भूमि कर। इसके बाद में आता हिरण्य, यह व्यापारियों से लिया जाता था, व्यापारियों से। और फिर आता था ये बलि, ये होता था धार्मिक कर, ये होता था धार्मिक कर। अब आता है भूमि के भाग, भूमि के प्रकार लिख लो आप। तो 4 प्रकार की भूमियां हुआ करती थी, 4 प्रकार। इन चारों की जो भूमि होती थी, इन चारों का अलग अलग वर्णन है। पहली प्रकार की भूमि का काम हुआ करता था राजकार्य के लिए, राज्यकार्य हेतु। जो भी धन मिलता था पहली भूमि से, वो राजकार्य के काम आता था। दूसरी प्रकार की भूमि का काम होता था वेतन देने के लिए, वेतन भत्ते जो राजकीय कर्मचारियों को दिए जाते थे वेतन हेतु। तीसरी प्रकार की भूमि का काम होता था जो पुरस्कार दिए जाते थे अच्छा काम करने वालों को, तो पुरस्कार हेतु। और चौथे प्रकार की भूमि का काम होता था धार्मिक, दान दक्षिणा मंदिर के लिए। ये सारी चीजें हैं। और इन चीजों के अंदर ये भूमि के प्रकार। अब अंतिम जो पॉइंट अपना बनेगा, ये अंतिम पॉइंट बनेगा। अंतिम पॉइंट अपन लेंगे इसके अंदर वेनसान का। वेनसान के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। वेनसान, ठीक है, ये 630 से 644 तक भारत में रहा था। ये चीन से आया था, चीनी यात्री था, ठीक है, ये चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम था CUकी, ये इसका ग्रंथ है। इसने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वर्ण व्यवस्था सभी का वर्णन किया है। सभी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है, चोरों का भय नहीं है, ये सारे इसने भारत के बारे में लिखा है। और इसको क्या क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। इसको कहा जाता था नीति का पंडित, ये इसी के नाम है। और वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, ये इतना आपको याद रख लेना है। अब इसके अंदर जो है, मैं आपको ये सूचना दे दूं, ये सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद में आपको फोन किया जाएगा कल या परसों तक, संडे तक।
तो प्रत्येक बच्चा जो है किसी भी विषय में जो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है वो आप उन्हें मुझे जवाब देंगे, आपको फोन किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आपके पास फोन आ सकता है जैसे जैसे बच्चों का नाम आएगा, या आप मुझे पर्सनल स्वयं फोन करके भी अगर अपनी जानकारी देते हो तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कई बच्चे अपनी बहनों के या भाइयों के या पिताजी के या पड़ोसियों के दोस्तों के नंबर मुझे दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क हो, ये अच्छा है। तो हर विषय में मैं जानकारी दूंगा, जिस विषय में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आपकी रिपोर्ट तैयार कर सकूं। और मंगलवार के दिन, प्रति मंगलवार को विद्यालय में इस आपके स्कूल में मीटिंग होती है, वहां उसकी जानकारी दी जाएगी कि बच्चों को क्या परेशानी आ रही है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। जिन बच्चों ने काम नहीं किया है उनको मैं बता दूं ये वापस रिपीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा कोर्स है तो आपको काम समय पर करना है। सारी फोटोएं खींच के अपने विषय अध्यापक जो आपको पढ़ाते हैं उनको भेजना है। अगर आपके पास उनके नंबर नहीं है तो आप ले सकते हो फोन करके, ठीक है। तो पूरा काम आपको करना है, फोन आपके पास आएगा, जानकारी आपको देनी है। ये सिर्फ आपको समझना है क्योंकि PDF मैंने आपको पहले डाल दी है। धन्यवाद, जय हिंद।